दोस्तों, दुनिया भर में रोज हजारों वायरसेस जन्म लेते हैं, जिनसे निपटने के लिए ज्यादातर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही काफी होता है। लेकिन कई बार कुछ वायरसेस इस तरह म्यूटेट कर जाते हैं कि किसी के पास उसका कोई हल नहीं होता। ऐसा ही एक वायरस है HIV, जिससे निपटने के लिए 40 साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई। HIV से आज तक 7.5 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ लोग बच नहीं पाए और आज भी हर साल 5,000 लोग इसके संक्रमण में आ जाते हैं। लेकिन आखिर HIV में ऐसा क्या है और ये शरीर में कैसे फैलता है? क्या आपने ये कभी सोचा है? इसके अलावा आप उस थ्योरी के बारे में क्या कहेंगी जो कहती है कि ये वायरस इंसानों में बंदरों से आए? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पहले जानते हैं HIV है क्या। HIV को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं, जो एक वायरस के फॉर्म में इंसानी शरीर में दाखिल होता है। ये ज्यादातर बॉडीफाई फ्लूइड्स जैसे सीमन, ब्रेस्ट मिल्क या ब्लड के रास्ते से फैलता है और HIV वायरस शरीर में जाते ही T सेल्स पर असर दिखाना शुरू करता है। ये T सेल्स आपकी बॉडी को बाकी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन HIV नहीं खत्म कर देता है। HIV के शरीर में दाखिल होने पर आपको हल्के जुकाम से लेकर पूरे शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि HIV आपके शरीर के सभी सेल्स पर अटैक कर रहा होता है। कुछ वक्त बाद ये सिम्टम्स चले जाते हैं, लेकिन HIV आपके शरीर में ही रहता है। महीनों, सालों और कई बार तो दशकों बाद इस वायरस को आप फिर महसूस कर पाते हैं जब आपको एड्स हो जाता है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसी भी इंसान को एड्स से ग्रस्त तब पाया जाता है जब उसके खून में T सेल्स की मात्रा 200 सेल प्रति माइक्रोलीटर या उससे कम हो जाए। एक स्वस्थ इंसान के खून में ये संख्या 500 से 1500 T सेल्स प्रति माइक्रोलीटर रहती है। एड्स की स्थिति तक पहुंचने तक ये वायरस आपके शरीर के ज्यादातर T सेल्स को खत्म कर चुका होता है और आपके शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसा होने पर आपको हुआ मामूली सा जुकाम भी भयानक रूप ले लेता है और शरीर में उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में T सेल्स ना होने की वजह से ये आपकी जान भी ले सकता है। ज्यादातर एड्स पेशेंट्स की जान इन्हीं छोटी मोटी वजहों से जाती है। आज एड्स के बारे में काफी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन 1980 के दशक में जब ये बीमारी पहली बार दुनिया के सामने आई तो लोगों में ये भ्रम था कि एड्स सिर्फ गेज या होमोसेक्सुअल्स को ही होता है, क्योंकि ज्यादातर शुरुआती एड्स पेशेंट्स होमोसेक्सुअल्स ही थे। इस वक्त तक डॉक्टर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है और ये उनके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। धीरे धीरे गे लोगों के अलावा ये बीमारी ऐसे लोगों में भी दिखने लगी जिन्होंने कभी ब्लड ट्रांसप्लांट करवाया था या फिर जो IV ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। मई 1983 में 2 इंडिपेंडेंट स्टडीज में यह पाया गया कि जहां ब्लड ट्रांसप्लांट के वक्त ब्लड में फंगी या बैक्टीरिया के लिए जांचा जाता है, वायरस जैसी चीजें इस टेस्ट में सामने नहीं आ पाती और यह अंदाजा लगाया गया कि ये एक वायरस ही है। पर यह वायरस आया कहां से? साइंटिस्ट ने यह देखा कि एड्स जैसी बीमारियां कुछ बंदरों की प्रजातियों में भी पाई जाती हैं और जब एड्स पेशेंट्स के सैंपल को इन बंदरों के सैंपल से मिलाया गया तो पता चला कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था और ये वायरस बंदरों से इंसान में आया। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि कई लोग और जनजातियां अपने खाने के लिए बंदरों का शिकार करती हैं, जिस वजह से मुमकिन है कि उसी दौरान गलती से इस वायरस ने एक जंप लिया और इंसानी शरीर में दाखिल हो गया। इसे द कट हंटर हाइपोथेसिस से भी एक्सप्लेन किया जाता है, जो कहती है कि किसी बंदर या चिंपैंजी का शिकार करते हुए हो सकता है कोई खून की बूंद आकर उस शिकारी के शरीर पर लगी, किसी चोट से उसके शरीर में दाखिल हो गई। इस थ्योरी ने हमें यह भी बताया कि वायरस कांगो से आया था और साल 1908 के करीब ही इंसानी शरीर में दाखिल हो गया। इसके बाद ये धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहा और साथ ही म्यूटेट भी करने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि साल 1920 के करीब ये वायरस किंशासा शहर पहुंचा और वहां पर प्रोस्टिट्यूट से ये वायरस आगे फैलता गया। ये भी वो वक्त था जब सिरिंजेस डिस्पोज नहीं की जाती थी और एक ही सिरिंज से कई लोगों को वैक्सीनेशन दी जाती थी, जो इसके और ज्यादा फैलने का कारण बना। इस वायरस की 9 से ज्यादा सब टाइप्स थी, जिनमें से सब टाइप C वहां से निकलकर साउथ की तरफ पहुंचा और अफ्रीका में उस वक्त ब्रिटिश राज के कारण वहां कई भारतीय रहते थे और ये वायरस वहां से लौटे लोगों से भारत पहुंचा। सब टाइप A के ज्यादातर सैंपल्स अफ्रीका में ही पाए गए हैं और सब टाइप B इसी तरह अमेरिका पहुंच गया। फ्रेंच लोगों के कांगो छोड़ने के बाद वहां 1960 में हाइती से आकर लोग बसने लगे, लेकिन फिर 1965 में कांगो की जगह ज़ैर नाम के एक देश की स्थापना वहां हुई और हाइती से आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। ये लोग भी अपने साथ ये वायरस लेकर अपने घर पहुंचे। हाइती में ये वायरस काफी तेजी से फैला
उसकी एक वजह थी उनका ब्लड डोनेशन अभियान, जिसके बदले लोगों को पैसे भी मिलते थे और यही ब्लड की बॉटल्स फिर दुनिया भर में पहुंची। HIV अब दुनिया में आ चुका था। अब बारी थी इसका इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन ये काम भी उतना आसान नहीं था। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो इसके लिए था वो एक मजबूरी थी। डॉक्टर्स एड्स से ग्रस्त पेशेंट्स को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में आने वाले हर इन्फेक्शन को जल्दी खत्म कर देते थे ताकि वो भयानक रूप ना ले ले। लेकिन फिर इसके बाद पहले HIV के इलाज के तौर पर एजिथ्रोथाइमिडाइन या AZT आया। AZT से ट्रीट किए जाने वाले पेशेंट्स बाकी ट्रीटमेंट के मुकाबले ज्यादा जी पाते थे और उनके शरीर में T सेल्स भी ज्यादा मात्रा में होते थे। लेकिन AZT के साथ दो बड़ी परेशानियां थी, जिनमें पहली थी इसका महंगा होना और दूसरी थी इसके साइड इफेक्ट्स। AZT लेने वाले लोगों को नींद न आने से लेकर मसल वीकनेस, हार्ट और लिवर डैमेज जैसी शिकायतें भी रहने लगी थी। AZT दरअसल शरीर में HIV सेल्स को बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो शरीर के बाकी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा था, जिस वजह से ये सब साइड इफेक्ट्स हुए। इसके बाद डॉक्टर्स ने हल्का डोज देना शुरू किया, लेकिन अब दूसरी परेशानी ये थी कि जब तक लोग ये दवाई खा रहे थे तब तक वायरस कंट्रोल में रहता था और उसके बाद फिर से शरीर में अपना असर दिखाने लगता था। पता चला कि HIV शरीर में छुपने और म्यूटेट करने में माहिर था। इसके बाद वायरस को इस तरह बढ़ने से रोकने के लिए प्रोटीज इनहिबिटर्स की मदद ली जाने लगी, जो HIV की शुरुआत में उसे मल्टीप्लाई और म्यूटेट होने से रोक देते थे। ये ट्रीटमेंट भी कुछ वक्त के लिए ही काम आया। परेशान साइंटिस्ट ने एक नई तरकीब निकाली और इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स को मिक्स करते हुए इनके कॉकटेल डोजेस पेशेंट्स को देने लगे। इससे काफी हद तक सफलता हासिल हुई। आज के समय में इन दोनों के साथ कई और तरह की दवाइयों को मिलाकर ये कॉकटेल बनाई जाती है और इस समय एड्स के लिए सबसे बेहतरीन इलाज यही है। इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART भी कहते हैं। ART के साथ भी ये परेशानी थी कि एक पेशेंट को जिंदगी भर ये दवा लेनी पड़ती थी और डोज छोड़ने पर न सिर्फ HIV वापस आ सकता था, लेकिन इस तरह भी म्यूटेट कर सकता था कि उस पर वो दवाइयां भी काम न करें। आज तक सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसे बिना ये दवाइयां लिए इलाज से पूरी तरह ठीक किया गया है। इसे लोग द बर्लिन पेशेंट भी कहते हैं। इस आदमी को एड्स और ल्यूकेमिया दोनों था, इसीलिए डॉक्टर्स ने रेडिएशन और कीमोथेरेपी की मदद लेकर उसके शरीर के सभी T सेल्स को पहले खत्म किया और फिर ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा उसे बोन मैरो ट्रांसफर करवाया गया जो जेनेटिकली एड्स से इम्यून हो। ये तरीका काम तो कर गया, लेकिन इसमें रिस्क इतने ज्यादा हैं कि इसे अभी पेशेंट्स पर ट्राई नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी HIV और एड्स के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।